हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज पांडे और गाइस आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज फेडरलिज्म इन वन शॉट। तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और एंड तक तुम लोग के सारे डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने इसमें एमसीक्यूज कहाँ से बनेंगे, कैसे आ सकते हैं, ये भी डिस्कस किया है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर? फेडरलिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म। क्या करते हैं? यस, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो चलो समझते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। देखो, फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच a power is divided between a central authority and various constituent units of its country। मतलब क्या है कि जो बेसिकली जो ये फेडरलिज्म है, ये क्या है कि ये एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी और इसके यूनिट्स के बीच में पावर की शेयरिंग होती है। ठीक है, या डिवाइडेड होता है। अब एग्जांपल इंडिया, तो चलो इंडिया के कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि क्या मतलब होता है फेडरलिज्म का। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग के इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो फिर उसके पावर क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। किस में डिवाइड हो जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट में। फिर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर किस में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं लोकल गवर्नमेंट में। तो बेसिकली यही होता है फेडरलिज्म, कि जब पावर को सेंट्रल अथॉरिटी और उसके यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो दैट इज सिस्टम इज नोन एज फेडरलिज्म। ठीक है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? फेडरलिज्म। या फिर तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर यहाँ पर मोर देन 2 टायर और 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया होगा फेडरलिज्म आखिर होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ये यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? ठीक है, तो यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है कि अंडर दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इसका मतलब क्या है यूनिटरी सिस्टम का? यूनिटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक ही लेवल की गवर्नमेंट हो। ठीक है, वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट हो वो पूरा तरह से सबऑर्डिनेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ठीक, मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो कि अगर इंडिया का एग्जांपल लें, तो यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट हो गया। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक ही सिंगल गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, मतलब अगर सेंटर है तो बस सेंटर ही रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी और कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, और इस तरह से देखा जाए तो बेसिकली यार ये डेमोक्रेसी तो रही नहीं है यार। अब मान लो कि अब एक ही तरह की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनती जा रही है, एक ही पार्टी अपना गवर्नमेंट बनाता जा रहा है, तो फिर वो डेमोक्रेसी कैसे हुआ? फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हुआ? ठीक है, तो बेसिकली ये उतना सेफ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल एंड और द लोकल गवर्नमेंट। और इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर है, वो लोकल गवर्नमेंट पे अपने मतलब जो ऑर्डर है वो पास कर सकता है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसके अपने पावर होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, अब इसी तुम्हें यूनिटरी सिस्टम आई होप समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको चलो अब समझते हैं। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट जैसा कि तुम लोग, ये यूनिटरी सिस्टम का उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन द फेडरल सिस्टम द गवर्नमेंट देयर इज मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। ठीक है, जैसे मान लो यूनिटरी में हमने देखा कि वहाँ पर एक ही लेवल का गवर्नमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी कोई गवर्नमेंट होगा। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली तुम लोग को डिफरेंस समझ में आया कि यूनिटरी में वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है और यहाँ पर क्या होता है? मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट देखो इससे रिलेटेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। देखो भाई, यहाँ पर जब पावर डिवाइड हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो या फिर दूसरा गवर्नमेंट बनता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के, तो उसके पास अपने खुद के पावर हो जाते हैं, उसको ही कुछ पावर दे दिया जाता है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मजबूर नहीं कर सकता कुछ करने के लिए, ठीक है। वो अपने जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने वे में अपना मतलब स्टेट का विकास कर सकता है, ठीक है। या फिर जहाँ का भी गवर्नमेंट हो वो अपना देख लेगा, क्योंकि भाई पावर तो तुमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने शेयर कर दिया इसको, तो फिर ये अपने मन से कर सकता है और ये कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको फोर्स नहीं कर सकता कुछ करने के लिए, ठीक। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखो, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वही ना कि जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर ले लेते हैं, जो सेकेंड मतलब लेवल ऑफ द गवर्नमेंट माना जाए कि इसके बीच में शेयर हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट इससे क्या होता है कि ये भाई आंसरेबल नहीं रहता है, भाई इसको पावर दिया गया तो ये अपने मन से कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कुछ भी मतलब अपने स्टेट के विकास के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है यूनिटरी में कि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकता है और वो जो कहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जब पावर मिला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को तो वो अपना खुद अपना विकास देखता है, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। गाइज यहाँ पर ना जो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिस्क्रिप्टिव होता है ना तो यार इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स रहता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म से, ठीक है। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि यार तुम लोग के एमसीक्यूज पूछे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यार फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो वहाँ पे ऑप्शन देके पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ फेडरलिज्म और रिलेटेड टू फेडरलिज्म। तो देखो यार यहाँ पर फीचर्स बहुत सारे दिए हुए हैं, तुम लोग अच्छे से देखना, ठीक है। फर्स्ट फीचर देखते हैं कि देयर आर टू आर मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट या 1 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक से अधिक टायर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, 2 से अधिक टायर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे मतलब इंडिया में तो यार बहुत सारे गवर्नमेंट है। जैसे मान लो हम लोग का पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, देन लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मोर देन 1 टायर और 2 टायर ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या कहते हैं, गवर्न द सेम सिटीजन। मतलब समझ रहे हो कि जो डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो अलग अलग सिटीजन को सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो तो पूरे देश को देखती है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन को देखती है। लेकिन क्या बात है, दोनों ना जो सिटीजन गवर्न करे वो तो सेम ही सिटीजन, इंडिया के ही ना है सिटीजन, वो कहीं बाहर के तो है नहीं। तो यही बेसिकली कह रहा है कि जो डिफरेंट लेवल हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों क्या करते हैं, सेम सिटीजन को ही गवर्न करते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है कि ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैनर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जुरिडिक्शन का मतलब ऐसे बोल सकते हो कि जो भी गवर्नमेंट है, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उसका अपना कार्य क्षेत्र अलग है, मतलब उसका स्पेसिफिक कार्य क्षेत्र है। यानी कि मान लो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर करेगा। जहाँ तक उसका कार्य क्षेत्र उसको मिला है स्टेट गवर्नमेंट को, वहाँ तक उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि उसको पावर मिला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक। और ठीक वैसे ही जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता उसके स्पेसिफिक एरिया में, चाहे वो लेजिस्लेशन का काम हो या फिर टैक्स का रिलेटेड काम हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, ठीक है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो फोर्थ पॉइंट कि द जुरिडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो जुरिडिक्शन है, मतलब जो कार्य क्षेत्र है इनका, वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, ठीक है। तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक। तो वो पहले से ही आइडेंटिफाई है कि कौन कितना कहाँ कार्य क्षेत्र करेगा, अपना कितना मतलब एरिया में अपना काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। यानी कि जो भी अथॉरिटी मिला है इन लोगों को वो कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम गारंटीड मिला है, ठीक है। तो कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, ठीक।
चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो गाइज और कुछ फीचर्स देख लेते हैं फेडरलिज्म के जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और क्या फीचर्स हैं। तो द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब समझ रहे हो इसका कि कोई भी प्रोविज़न आता है या फिर वो लॉ हो गया या फिर कोई भी फंडामेंटल जैसे ड्यूटीज़ आने वाली हैं या फिर कोई भी लॉ पास हो रहा है, तो कोई भी ये फैसला केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले मिलकर नहीं ले सकती। ऐसा नहीं है कि लॉ आया और पूरे देश के लिए बनाना है तो फिर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट से बन गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दोनों गवर्नमेंट का कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पे, ठीक है। कि अगर कोई लॉ पास हो रहा है तो दोनों का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई तभी तो यार वर्क कर पाएगा। नहीं तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना के पूरे इम्पोज कर दिया तो फिर फेडरलिज्म रह ही कहाँ गया। क्योंकि भाई जब शेयर किया है पावर तो उसको भी तो अधिकार है ना कि वो भी पार्टिसिपेट करे, जो भी लॉ बनाया जा रहा है उसको देखे और फिर से अपना उस पर रिएक्शन दे कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो फिर वही बात है कि कोई भी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हो गया वो केवल सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकता, केवल एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो इसके लिए दोनों गवर्नमेंट का कंसेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट्स हैव इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का एंड द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है बेसिकली वो अंपायर होता है, इंडिया का अंपायर बोल सकते हो उसको। तो वो क्या करता है कि उसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर देगा और फिर से जो पावर दिए गए हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक। अच्छा अब देखो यहाँ पर द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट, ध्यान देना मैं क्या यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर रिस्पेक्टिव पावर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को देखने के लिए, यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के पावर्स और उनके फंक्शन को देखने के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, वो इंडिया में मौजूद है अगर अपनी इंडिया की बात करें तो, ठीक है। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, अनबन होती है या फिर कोई भी मतलब अगर झगड़ा का माहौल बनता है तो उस समय क्या करेगा, उस समय कौन आएगा बीच में, हाईएस्ट कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट आएगा और उसके पास इतनी पावर है कि वो इन लोग के प्रॉब्लम को सुलझा सकता है या फिर, ठीक है। तो समझ रहे हो कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि इन लोग के बीच में डिस्प्यूट ना हो, अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मनी अलग दिया गया, उसको कुछ स्पेसिफिकेशन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन दोनों लोग को अगर दी जा रही है फाइनेंशियल सोर्स दिए जा रहे हैं रेवेन्यू के, तो भाई वो सब स्पेसिफाई है पहले से ही, ठीक है। स्पेसिफाई है एकदम क्लियरली स्पेसिफाई है कि किसको कितना बजट देना है, ठीक है। नहीं तो यार अगर यही नहीं स्पेसिफाई रहेगा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और ले लेगी उसको और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ और रकम होगा, तो यार ऐसे देश नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो सबका सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो पहले से ही स्पेसिफाइड रहता है, ठीक। समझ में आया इतना, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं टाइप ऑफ फेडरलिज्म, क्या टाइप ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। यहाँ पर देखो बेसिकली दो टाइप होते हैं टाइप ऑफ फेडरलिज्म में, कौन कौन से होते हैं, पहला कमिंग टुगेदर और दूसरा होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। ये देखो अब पूछ सकते हैं एमसीक्यूज की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। तो या फिर यहाँ पर देखना एग्जाम्पल दिया है ना कि ये एग्जाम्पल दिया है, यहाँ से क्वेश्चन तुम लोग को बना के पूछ देगा कि यूएसए इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म, यूएसए इज द विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। तो यूएसए किस टाइप का फेडरलिज्म है, यस कमिंग टुगेदर, ये टाइप ऑफ फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पर कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है ये कमिंग टुगेदर एंड ये होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन दिस टाइप ऑफ
independent states coming together on their own to form bigger unit। कमिंग टुगेदर, जैसा कि तुम लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा जैसे तुम लोग को कि कमिंग टुगेदर का मतलब होता है मतलब आना, साथ में आना, मतलब साथ में आकर बनाना। तो इसमें यही बेसिकली जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो खुद चल के आए साथ में और वो बिगर यूनिट अपने आप मिलकर बिगर यूनिट बनाए, यानी कि आपस में मिलकर बिगर यूनिट यानी कि बड़ी यूनिट बनाए, वो हो जाएगा कमिंग टुगेदर। ठीक है भाई, सो दैट बाई पुलिंग सोवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। ठीक है, क्या होता है देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मतलब वो उनके आइडेंटिटी और उनके सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है, कैसे? बाई पुलिंग सोवर्जिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, कि इससे क्या होता है कि इससे इनकी सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, एंड इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन दिस फेडरेशंस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव यूजुअली हैव इक्वल पावर, यानी कि जो भी यूनिट आपस में आके बन रहे हैं उनके पास अपना खुद का इक्वल पावर होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग के इंडिया में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्ट पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में। उसमें क्या होता है कि जो भी स्टेट्स आके मिल रहे हैं उनके पास इक्वल पावर होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए हो गया, यहाँ पर यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हो, और यहाँ पर एग्जाम्पल से तो बहुत ज़्यादा पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन कि स्विट्जरलैंड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो वो क्या हो गया, कमिंग टुगेदर। अब बढ़ते हैं होल्डिंग टुगेदर के बारे में। तो यहाँ पर देखो, इन दिस टाइप ऑफ फेडरलिज्म अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट से समझ सकते हो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर बड़ा मतलब देश है वो क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि अपने जो पावर को एक लेवल से दूसरे लेवल पर शेयर किया जाए, यानी कि मतलब उसको एक पकड़ के यानी कि होल्ड करके मतलब रखता है पावर को, मतलब होल्ड करके एक गवर्नमेंट को रखता है कि आओ टुगेदर साथ में हम लोग रूल करेंगे। इसमें क्या होता है कि लार्ज कंट्री होता है, उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, और वो पावर डिवाइड हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि वो खुद होल्ड पकड़ के रखते हैं पावर को। ठीक, तो ये होता है होल्डिंग टुगेदर, यानी कि जब कोई बड़ा कंट्री खुद मतलब डिसाइड करता है अपने पावर को मतलब डिवाइड करने के लिए किसके बीच में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट होती है और जो उसके स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उसके बीच में। ठीक है, तो ये होल्डिंग टुगेदर यानी कि पकड़ के रखता है साथ में। ठीक, अच्छा, अब देखो यहाँ पर इन दिस कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। हमने यहाँ पर देखा कि इसमें जो होता था इक्वल पावर होते थे, लेकिन इसमें क्या है कि इक्वल पावर नहीं है। इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ऑब्वियसली वो नेशनल गवर्नमेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है एज़ कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एग्जांपल क्या हो गया, इंडिया, स्पेन एंड यहाँ पर देखो बेल्जियम। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो यहाँ पर है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरलिज्म अ फेडरल कंट्री। ठीक है, वो कौन से ऐसे चीज़ हैं जो या पॉइंट्स हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पर कुछ मतलब फेडरल कंट्री या पावर्स बोल सकते हो, जो पावर की शेयरिंग को देख के हम बता सकते हैं कि मतलब कि हमारा देश कैसे फेडरल बनता है। ठीक है, जैसे इसके लिए देखो जो गवर्नमेंट हैं, 3 स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनिट गवर्नमेंट के लिए वो लिस्ट जारी किए गए, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग इनका काम ये होगा और स्टेट गवर्नमेंट का काम ये हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ये होगा। ठीक है, उनके पावर्स के हिसाब से उनको काम दे दिया गया। ठीक है, जैसे इनको 3 लिस्ट में बांटा गया है। तो देखो यार, क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो वो यूनियन लिस्ट ऑप्शन में दे देगा और कुछ भी दे देगा, तो तुम लोग को यूनियन लिस्ट ये लिस्ट दे देगा 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम। ठीक है,
थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पर तुम लोग ऑप्शन कर देना कि ये भी एक फेडरल, जबकि ये मेजर पॉइंट है कि जो मिलके फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल कंट्री बनाता है, ठीक है। तो अब देखो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये क्या है ये थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला नाम आता है यूनियन लिस्ट का। तो इसमें क्या है बेसिकली, इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। तो बेसिकली जो यूनियन लिस्ट में आता है कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे देश का सुरक्षा की बात आती है तो वो ऑब्वियसली यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो किसके हाथ में पावर है, उसका पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये। और ये फॉरेन अफेयर्स हो गया या फिर करेंसी की बात हो गई या कम्युनिकेशन की बात हो गई, तो ये किसका मतलब मैटर है, ये मैटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और देखो यहाँ पर, और ये जो दूसरा पॉइंट है ना, इसी से मतलब पता चलता है कि यह फेडरल गवर्नमेंट इंडिया को बनाती है, फेडरल कंट्री बनाती है, क्योंकि यहाँ पर इसका अलग पावर है, इसका खुद का पावर है। द यूनियन गवर्नमेंट alone can make the laws relating to subject mentioned in the union list, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है ये खुद के रूल बना सकती है, इस पर लॉ बना सकती है और इसमें कोई इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है हमारे देश की खूबसूरतता। देखो खूबसूरत यही है हमारा देश, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो कि अब हम लोग मतलब जो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट है वो देखो कि उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यहाँ पर भी देखो स्टेट गवर्नमेंट, अभी स्टेट लिस्ट में बात करेंगे तो इसमें क्या है कि ये इनके पास भी अपना खुद का पावर होता है, ठीक है। और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कुछ बोलेगा क्योंकि भाई इनको पावर दिया गया। और यहीं से मेन पता चलता है कि यस इट इज़ अ फेडरल कंट्री। कैसे, क्योंकि जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हुआ है, यहाँ पर पता चल जाता है। देखो जैसे स्टेट लिस्ट पे बात करते हैं, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या समझे तुम लोग कि यहाँ पर देखो स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग काम होता है, ठीक है, इसके अलग मैटर्स हैं। क्या क्या मैटर्स है, जब पुलिस का हो गया, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, तो अलग अलग स्टेट अपना खुद का पुलिस का मतलब जो है सिक्योरिटी अपने स्टेट के लिए पुलिस एज अ पुलिस को देखते हैं, ठीक। ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, कॉमर्स हो गया, कृषि हो गया, इरिगेशन हो गया, इसमें क्या होगा, ये ये स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स हैं। और देखो यहाँ पर लिखा भी है कि द स्टेट गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट्स, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये अकेले इस पर लॉ बना सकती है और इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोल नहीं सकता कुछ, क्योंकि इसके पास राइट है। यहाँ से देखो, यहाँ से पता चला कि नहीं चला कि यह फेडरल कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर पावर डिवाइड हुआ है। और ये इस समय क्या है, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। अच्छा, अब ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। It include the subject of common interest to both the union government and as well as the state government, such as education, forest हो गया and trade unions, ठीक है, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया एंड सक्सेशन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दोनों के मतलब दोनों लोग इस पर लॉ बना सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे एजुकेशन हो गया, तो भाई एजुकेशन के लिए अलग अलग गवर्नमेंट थोड़ी बनाएगा रूल, ठीक है। इसमें दोनों गवर्नमेंट बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन, अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट को कोई आइडिया है कि एजुकेशन में ये चेंजेस होना चाहिए, अगर वो लॉजिकल है तो नो डाउट वो स्टेट में तो चेंज होगा ही होगा, फिर नेशनल स्तर पे भी उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। उसको क्या अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली जो सब्जेक्ट होते हैं इनमें वो बेसिकली उन पे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, ठीक है। और वो कॉमन इंटरेस्ट में होते हैं जो कि देश को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि दोनों गवर्नमेंट चाहे स्टेट हो या यूनियन हो, दोनों इस पे लॉ बना सकते हैं। मैंने बोला ना, एग्जांपल दिया अभी
कि स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द स्टूडेंट्स एंड सिटीजन, तो वो लॉ इम्प्लीमेंट होगा नो डाउट, ठीक है। और इस पर स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं, सब कुछ तो सही है, लेकिन अगर इनके लॉ कॉन्फ्लिक्ट किए बीच में ईच अदर एंड लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, ठीक है। तो देखो समझो क्या कर रहा है ये, यहाँ पर ये बात ये है कि अगर ये जो लॉ बन रहे हैं, अगर इनका कहीं जाके विद्रोह होता है इनके लॉ के बीच में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट करता है मेरा माना जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है मेरा माना जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि एट लास्ट किसका मान्य होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। क्योंकि देखो यार, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट वो बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इन दोनों के बीच में लॉ को लेके कि हम बनाएंगे, तो उस टाइम किसका माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को माना जाएगा, ठीक है। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि जो फेडरलिज्म था वो कैसे हम जान सकते थे कि क्या हम मिलके फेडरेशन कंट्री बनाता है इंडिया को, ठीक है। वो हमने देखा कि अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि जो यहाँ पर देखो कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को फेडरल कंट्री क्या कैसे कह सकते हैं कि क्या बनाता है, तो वो देखा हमने। यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, जिससे पता चलता है कि यह हमारा इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे पता चलता है, प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है फेडरलिज्म को हमारे देश में, कि प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है इसको, या किया जाता है इसको, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेजर प्रैक्टिस है इसके लिए, फेडरलिज्म के लिए, वो है क्या, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लो। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, ठीक है। यानी कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन था वो पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए था। इसको डेमोक्रेसी देखने के लिए, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स को देखने के लिए, जज करने के लिए ये लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन बहुत इम्पोर्टेंट था, पहला भी था और बहुत इम्पोर्टेंट भी था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन 1947 the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states, ठीक है। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same states, ठीक है। तो देखो 1947 के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे न्यू स्टेट्स बने, ठीक है। तो उस समय वो डिसाइड किया गया था कि जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे मान लो कोई हिंदी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, तो कन्नड़ वाले कहाँ रहेंगे, वो कर्नाटक के पास रहेंगे, तमिलनाडु में रहेंगे, ऐसे लोग कर्नाटका में रहेंगे, ठीक है। और हिंदी या भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं वो कहाँ, यूपी बिहार में रहेंगे। तो ऐसे पहले डिसाइड किया गया था कि ये सब होना चाहिए, क्योंकि भाई जो आदमी सेम बोलता है, मान लो कोई सिटीजन है, अगर आसपास के लोग हैं, अगर वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं तभी तो भाई बात बन पाएगी, नहीं तो फिर कहाँ कोई फ़ायदा हो पाएगा, गवर्नमेंट भी नहीं चल पाएगी यार। अगर मान लो गवर्नमेंट बोल रही है इंग्लिश और ये जो सिटीजन है वो समझ रहे केवल हिंदी, इंग्लिश नहीं समझ रहे, तो फिर कैसे चल पाएगा गवर्नमेंट। तो उन लोगों ने सोचा कि नहीं यार, ये इम्पोर्टेंट है कि जो लैंग्वेज बोलता है उसी टाइप की गवर्नमेंट वहाँ पर रहनी चाहिए, या फिर उस टाइप की गवर्नमेंट भी आना चाहिए, सब लोग वही बोलना चाहिए, उनको सेम रीजन में रखना चाहिए जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक। ये सोचा गया था, ठीक, इंश्योर किया गया था। और देखो आफ्टर पॉइंट कुछ देख लो, बट इनिशियली द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड द लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, ठीक है। बट एक्सपीरियंस हैज शोन दैट फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज actually made the country more united. It has also made administration easier, ठीक है। मैंने बोला ना अभी कि देखो इनिशियली जो स्टार्टिंग में था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया कि नहीं यार, इस तरह से तो डिवीज़न हो जाएगा, खुद ही एक लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे डिवीज़न हो जाएगा। लेकिन बाद में उनको लगा नहीं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मान लो कोई यहाँ पर पॉपुलेशन रह रहा है, तो वो अगर सेम लैंग्वेज नहीं बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि भाई वो एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है वो कुछ और बोल रहा है और ये लोग कुछ और बोल रहे हैं जो सिटीजन है, तो फिर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से वर्क करेगा, नहीं वर्क कर पाएगा ना। सो दैट्स वाई
उन्हें लगा कि नहीं यार लिंग्विस्टिक स्टेट्स होने चाहिए, ठीक है, जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं उनको सेम एरिया में रखना चाहिए, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज पॉलिसी। अब दूसरा कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज पॉलिसी, तो चलो इसको समझते हैं बढ़िया से। क्या है यहाँ पर लैंग्वेज पॉलिसी, देखो, अ सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडिया फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड टेस्ट किया गया फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में, वो क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी थी। क्या थी, लैंग्वेज पॉलिसी थी। क्यों, क्योंकि भाई देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देखो, और हमारा जो संविधान है वो अभी तक बोले तो अभी तक किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि भाई ये फोर्स नहीं कर सकते ना। अब मान लो अभी देखो आगे यहाँ पर देखो अभी क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि हिंदी वॉज द आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, ठीक है। तो यहाँ पर समझो कि क्यों नहीं बनाया गया अभी तक, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों नहीं अनुमति दी है हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज। बिकॉज देखो केवल 40% इंडियंस जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, केवल 40% इंडियन बोलते हैं। अब 60% जो इंडियन मान लो हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो आप हम लोग का देखो ना, एक जो हमारा कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग नहीं कह सकते भाई अब हिंदी 40% बोलोगे तो 60% का क्या होगा जो हिंदी जानते ही नहीं है। तो इसीलिए उन लोगों को बोला गया कि नहीं यार, मतलब इम्पोज नहीं किया जाएगा जबरदस्ती, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हो हिंदी को, ठीक है। बिसाइड्स हिंदी देयर वेर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल लैंग्वेज, ठीक है। तो 40% जो इंडियन थे जो हिंदी बोल रहे थे, और उसके बाद जो हिंदी के बाद 21 लैंग्वेज यानी कि 21 अदर लैंग्वेज हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज को बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे इंडिया में अभी तक किसी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक। हिंदी एंड इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो थर्ड प्रैक्टिस क्या किया गया है इंडिया को कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए, वो था सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन है वो बहुत सही रहना चाहिए, क्योंकि विदाउट इट वी आर नॉट एबल टू कोरिलेट विथ ईच अदर। हम कोरिलेट ही नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि अगर रिलेशन ही सही नहीं रहेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो वो डिसाइड किया गया कि सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है वो सही होना चाहिए, ठीक है। देखो, restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in the practice। यानी कि जो रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि जो फिर से सेंटर स्टेट का रिलेशन था वो बहुत इफेक्टिव वे है कि फेडरलिज्म के प्रैक्टिस करने के लिए बहुत मजबूत वे है, ठीक है। To establish center-state relations, coalition government plays an important role. After this government, to no single party got clear majority in the Lok Sabha, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि सेंटर स्टेट के रिलेशन तो बहुत ज़रूरी है, मिलजुल के रहें सेंटर, और बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और इसी को इस्टेब्लिश करने के लिए एक और गवर्नमेंट बनाया गया, डेट इज़ कोलिजन गवर्नमेंट, जिसको गठबंधन सरकार बोलते हैं, ठीक है। कोलिजन गवर्नमेंट बनाया गया और इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, फेडरलिज्म के प्रैक्टिस में। क्योंकि देखो गठबंधन सरकार जैसे मान लो कोई भी अगर पार्टी है वो कम वोट पाई है, ठीक है, तो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो अपना मतलब वोट शेयर करके क्या कर सकते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं। इससे जो रिलेशन होता है इनके बीच का वो बना रहता है, ठीक है, और अच्छा हो जाता है, ठीक। और इससे मतलब क्या हुआ, तो दिस सिस्टम ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। इसने न्यू कल्चर यानी कि एक नई संस्कृति दे दी पावर को शेयर करने की, ठीक, समझ में आया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, यस,
दिस trend was supported by the major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner। ठीक है, तो इससे क्या समझ रहे हो कि जो सुप्रीम कोर्ट इसको मतलब कोलिशन गवर्नमेंट को लाने के बाद देखो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि पूरे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती आर्बिट्री मैनर में। ठीक है, और ये देखो इस सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी बहुत सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस को बढ़िया रखता है। ठीक है, नहीं तो यार कभी क्या होता था कि मान लो अपोजिशन का कोई स्टेट गवर्नमेंट में आ गया एंड जो मतलब गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो क्या करता था कि डिसमिस कर देते जब मन करे तब। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि कोई भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आर्बिट्री मैनर में नहीं डिसमिस कर सकती है। ठीक, अब चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन। ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। एमसीक्यूज में तुम लोग को पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, तो वहाँ पर देख देगा कि पावर इज टेकन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। तो देखो यार यहाँ पर तुम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो इस बार क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही लॉजिकल बेस्ड होंगे। ठीक है, तुम लोग का माइंड लगेगा उसमें, तो तुम लोग को खुद बनाने आना चाहिए एमसीक्यूज की बन कहाँ से सकता है एमसीक्यूज। और इजी तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, इजी तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर पढ़े हो तो इजी लगेगा, लेकिन यार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, बना के घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो डिसेंट्रलाइजेशन चलो समझते हैं होता क्या है। देखो, when the power is taken away from the central government and state government and given to the local government, यानी कि जब कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेके लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, यानी कि जब कुछ पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को पास किया जाता है या फिर उसको दिया जाता है, तो वो क्या होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। आया समझ में डिसेंट्रलाइजेशन, कि कुछ पावर जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तो वो है डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, अब डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे आइडिया क्या था, क्यों आया ये डिसेंट्रलाइजेशन, क्या है इसका इम्पोर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो देखो अब देखते हैं आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्या आइडिया है इसके पीछे। तो बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज, क्या आइडिया देखो यहाँ पर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। देखो अब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तो यार देखो अब हम लोग की जो देश की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में बैठ के किसी लोकल की प्रॉब्लम सॉल्व करना इट इज़ इम्पॉसिबल, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इम्पॉसिबल है यार। क्योंकि तुम ही सोचो यार कि यहाँ पर जब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट है, तो भाई वो कहाँ कितना देखेगी, बिना लोकल गवर्नमेंट के वो कहाँ तक देख पाएगी, हर एक लोकल लेवल पे नहीं देख पाएगी। तो इसीलिए लोकल लेवल पे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता रहे और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और बहुत सारे इश्यूज थे जो उसको सॉल्व करने के लिए ये डिसेंट्रलाइजेशन हमको लाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि अब क्यों लाया गया वो देखो, बिकॉज पीपुल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। ठीक है, एंड दे आल्सो have better ideas on where to spend and how to manage many things more efficiently। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझे क्यों लाया गया, क्योंकि जो लोकल पीपल होते थे ना, क्योंकि देखो वहाँ की नॉलेज स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होगी, लेकिन जो पीपल वहाँ पर रहते हैं यानी कि उस लोकल एरिया में जो पीपल रहते हैं उनको पता होगा कि उनके एरिया में या लोकेलिटी में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जैसे मान लो नाली की प्रॉब्लम है या फिर पानी की प्रॉब्लम है, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट कहीं और बैठा है तो वो थोड़ी जान पाएगा कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को आना पड़ा। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ा, डिसेंट्रलाइजेशन के आइडिया को लाना पड़ा, ताकि जो न कि देश में न कि स्टेट में बल्कि जो लोकल पे भी प्रॉब्लम हो रहे हैं उनको सॉल्व किया जा सके। और इसके लिए बेटर कौन होगा, जो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ की प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से पहचानते हैं और वो जानते हैं कि कैसे मैनेज किया जाएगा वहाँ के प्रॉब्लम को और कितना मनी लगेगा। ठीक है, तो वो जानते हैं, इसीलिए ये डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया लाया गया। ठीक, अब देखो बिसाइड एट द लेवल
it is possible for the people to directly participate in the decision making. This helps to include a habit of democratic participation. और इस देखो, इससे वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, ठीक है, पार्टिसिपेशन भी बढ़ने लगा, और जो लोग थे वहाँ पर डिसीजन मेकिंग, यानी कि वो देखो वहाँ के लोगों के लिए, जो लोकल लोग थे उनके लिए पॉसिबल हो गया कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये इंक्रीज़ किया हैबिट, कैसे का हैबिट, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का, ठीक। चलो अब बात करते हैं मेजर स्टेप्स टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, कि अब मेजर स्टेप कौन कौन से लिए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, यानी कि इसको डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाने के लिए और हर लोकल तक पहुंचाने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए। देखो पहला स्टेप देखो, मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992, और इसको तुम 1992 एक्ट भी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कंफ्यूज मत होना। अब पूछा जा सकता है कि 1992 एक्ट किसके लिए था, तो वो था डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। किसके लिए था, वो था डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, ठीक है। थर्ड टायर और थर्ड लेवल ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल बनाने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। क्यों, अब इसके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या मैंडेटरी किया गया था, देखो नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड अ रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, ठीक है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर 1992 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया, संवैधानिक आवश्यक कर दिया गया कि इसके जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के जो इलेक्शन होंगे वो रेगुलर बेसिस पे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 साल करवाया उसको छोड़ दिया, नहीं, रेगुलर बेसिस पे होंगे, ठीक। अच्छा अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है कि सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि देखो ये रिजर्वेशन की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर। तो जो सीट्स थे वो रिजर्व कर दिए गए SC और शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है कि एटलीस्ट वन थर्ड ऑल पोजीशन रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि 1/3 जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व कर दिया गया, वुमेन के लिए। तो आई होप ये सब पॉइंट तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो और समझ पा रहे हो, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर स्टेट इलेक्शंस कमीशंस टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, तो यहाँ पर तुम लोग से एक MCQ पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द 1992 एक्ट इज इट, ऑप्शन दे देगा, कई ऑप्शन देगा, और लास्ट ऑप्शन दे देगा कि, या फिर ये ऑप्शन देगा इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। तो यहाँ पर पूछ देगा कि 1992 के एक्ट के तहत या फिर अकॉर्डिंग टू 1992 एक्ट यहाँ पर क्या मैंडेटरी कर दिया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए। तो क्या मैंडेटरी कर दिया गया, यस, पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन कराने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। यानी कि उनको कराना ही, हर हाल में कराना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर और पॉइंट देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम रेवेन्यू एंड पावर्स विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो उनको पावर्स दिए गए हैं वो कुछ लोकल बॉडीज़ को शेयर करें, और कुछ जो रिवेन्यू दिए जा रहे हैं स्टेट के डेवलपमेंट के लिए वो लोकल गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करें, जिससे लोकल का भी विकास हो पाएगा। क्योंकि जब लोकल का विकास होगा तभी तो यार एक स्टेट का विकास होगा, जब स्टेट का विकास होगा तब धीरे धीरे तभी वो कंट्री का विकास होगा, ठीक है। तो सब यार एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। चलो यहाँ तक आई होप तुम लोग को क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पंचायती राज, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली अब लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, तो ध्यान से देखना, और मेन हम लोग पॉइंट ख़त्म कर चुके हैं और ये लास्ट पॉइंट कुछ बचा है। पंचायती राज क्या होता है, देखो द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि जो गांव में रूरल गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि जो गांव में लोकल गवर्नमेंट होते हैं उन्हीं को बोला जाता है पंचायती राज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फैक्ट है, बस जल्दी जल्दी देख लो। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ अ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत, यानी कि देखो कई गांव में तुमने सुना होगा ग्राम पंचायत होता है, ठीक है।
तो अपना ग्राम पंचायत होता है प्रत्येक गांव का, ठीक। अच्छा, हेड ऑफ दिस ग्रुप इज कॉल्ड सरपंच, मुखिया जिसको बोला जाता है, यार सरपंच भी बोल सकते हैं, पहले मुखिया बोला जाता था, सरपंच भी बोला जाता था, ठीक है। अब तो शायद ग्राम प्रधान बोला जाता है। देखो, अब दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज, यानी कि ये कैसे लिख के जाते हैं, जो सरपंच होता है या फिर अब प्रधान बोल सकते हो, तो जो ये जो होते हैं कौन इलेक्ट करते हैं इनको, जो वहाँ पर बेसिकली जो लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन रहती है, तो उन्हीं के द्वारा ये क्या होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो बात करते हैं जिला परिषद। क्या है जिला परिषद वो देखते हैं। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद, यानी कि जो पंचायत समिति होती हैं और मंडल्स होते हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, कंस्टिट्यूट जिला परिषद बनाते हैं। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में जितने पंचायत समिति होते हैं या मंडल होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, ठीक है। यानी कि मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद इलेक्टेड इन लोकसभा होता है, वो लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, ठीक है। एमएलए और जो इसके जिला परिषद के जो मेंबर बनते हैं या क्या होते हैं, वो एमएलए भी होते हैं, एमएलए भी होते हैं, ठीक है। इसके मेंबर होते हैं, एमएलए भी इसके मेंबर होते हैं जिला परिषद के, ठीक है। और ये जो मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद कहाँ होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं, लोकसभा में इलेक्टेड होते हैं, और ये एमएलए भी होते हैं, ठीक है, जिला परिषद के मेंबर, ठीक। अब देखो, जो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का, उसको क्या बोला जाता है, यस, जिला चेयरपर्सन। क्या बोला जाता है, जिला चेयरपर्सन इज द मेन मतलब पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, ठीक। अब देखो म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात कर लेते हैं। दीज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज। अभी तक देखो यहाँ पर हमने देखा कि ये रूरल गवर्नमेंट के लिए था, रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए था, लेकिन ये क्या है, अर्बन एरियाज के लिए, यानी कि शहर के लिए। तो दे आर आल्सो सेट अप इन टाउन्स में सेटअप किए जाते हैं गवर्नमेंट। एंड म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ का हेड कौन होता है, वो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है। और यार एक पॉइंट और आता है यहाँ पर कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसका हेड कौन होता है, समझ रहे हो। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसका हेड कौन होता है, यस, उसका हेड होता है मेयर। क्या होता है, मेयर। तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा और बढ़िया से नॉलेज लिए होगे, दबा के एकदम मतलब बढ़िया से नॉलेज लिए होगे। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट एंड मचाते रहो।